पल्प फिक्शन के बेताज बादशाह सुरेंद्र मोहन पाठक को भला कौन नहीं जानता। उन्हीं के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल 12 सवाल के 3 भाग आप अब तक सुन चुके हैं। आज पेश है उसी नॉवल का चौथा और आखिरी भाग। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी कहानी। विकास गुप्ता झुंझलाते हुए पांडे से सवाल पर सवाल किए जा रहा था, लेकिन किसी का भी नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। आखिर में खींचकर उसने कहा, साले 1 सेकंड में बोल दे कि क्या किस्सा है, वरना तुझे यहीं गाड़ दूंगा। मैंने आपको बोला ना साहब, मुझे कुछ नहीं पता है। कसम उठवा लो मुझसे। तू उन नेपालियों का आदमी नहीं है? हाँ हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर इतना एतबार थोड़ी करते हैं कि हर बात मुझसे डिस्कस करें। विकास को इस बात में सच्चाई नजर आई। वो बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करने लगा। ये अजीब गोरख धंधा था। इस बूढ़े आदमी ने उसकी हालत सांप छछुंदर वाली कर दी थी। ना उगलते बनता था और ना निगलते। हालात साफ साफ बता रहे थे कि मामा नकली था और इसलिए उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। लेकिन अगर बाद में कहीं ये पता चलता कि वो वाकई असली था और तब वो उसे यहाँ से गायब पाता, तो फिर और भी मुश्किल हो जाती। अब सच्चाई क्या थी? कोई तो तरीका होगा ये जानने का कि असलियत क्या है, लेकिन वही तरीका उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो टेलीविज़न के पास पहुंचकर थोड़ा ठिठका। उसके ऊपर पत्थर की एक एस्ट्रे पड़ी थी। उसे देखकर उसके मन में सिगरेट पीने की इच्छा हुई। उसने एक सिगरेट सुलगाया और माचिस की बुझी हुई तीली को एस्ट्रे में डाल दिया। फिर टीवी का सहारा लेकर उसने सिगरेट का एक कश लगाया। अचानक वो चौंक पड़ा। टेलीविज़न हल्का गर्म था। उसकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गईं और फिर हौले हौले उसके होंठ मुस्कुराहट में फैलने लगे। उसने पत्थर की वो भारी एस्ट्रे टीवी पर से उठा ली और उसे अपने हाथ में तोलने लगा। एकाएक वो जोर से चिल्लाया, ये ले बुढ़े! और उसने बूढ़े की तरफ वो एस्ट्रे खींचकर दे मारी। बूढ़े ने फुर्ती से एस्ट्रे लपक ली। विकास लंबे डग भरता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, तो ये बात है मियाँ, ना तो अंधे हो और ना बहरे। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले टीवी देख रहे थे। तभी विकास ने देखा कि पांडे वहां से खिसका जा रहा था। उसने रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दी और गुर्राया, इधर, इन बुजुर्ग के पास, जल्दी आ वरना शूट कर दूंगा। पांडे सहमता हुआ बूढ़े की कुर्सी के करीब जा खड़ा हुआ। अब मैं समझा साले, घंटी तूने इस बूढ़े को खबरदार करने के लिए बजाई थी कि मैं आ रहा हूँ। तभी इसने टीवी बंद कर दिया और बुत बनकर माला जपनी शुरू कर दी। पांडे ने जोर से थूक निगला। विकास ने रिवॉल्वर की नाल से बूढ़े की छाती पर ठकठकाते हुए कहा, और तुम गूंगे भी नहीं हो? नहीं हूँ, बूढ़ा कमजोर स्वर में बोला। तुम हो कौन, ये बताओ? मैं तो साहब एक गरीब आदमी हूँ। इस पांडे के साथ एक नेपाली छोकरा यहाँ आया था। उसने मुझे अंधे और गूंगे बहरे की एक्टिंग करने के लिए 5,000 रुपये दिए थे। मैं लालच में आ गया। नाम क्या है तुम्हारा? बद्री प्रसाद। और तुम मेरे दूसरे मामा नहीं हो? मैं क्या, कोई भी तुम्हारा दूसरा मामा नहीं है। क्या मतलब? मैंने खुद उस नेपाली लड़के को ऐसा बोलते सुना था कि तुम्हारा कोई दूसरा मामा नहीं है। वो कह रहा था कि तुम सारी उम्र अपना दूसरा मामा ढूंढते रहोगे तो भी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी माँ का एक ही भाई था, दीवान दाऊदयाल शुक्ला। क्या ये आदमी ठीक कह रहा है? विकास ने पांडे से सवाल किया। पांडे ने कोई जवाब नहीं दिया। विकास ने रिवॉल्वर खींचते हुए कहा, जवाब दे हरामजादे। ये ठीक कह रहा है, वाकई तुम्हारा कोई दूसरा मामा नहीं है। पांडे तुरंत घिघियाता हुआ बोला, यानी कि मेरा दूसरा मामा कहाँ है? इस सवाल का जवाब है कहीं भी नहीं। मेरा दूसरा मामा है ही नहीं। जी हाँ साहब। और अगर मैं इन बुजुर्गवार को लेकर वकीलों के पास पहुंच जाता तो मेरी कहानी वहीं खत्म हो जाती। जी हाँ। ठीक है, मैं तुम दोनों को रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस के यहाँ बंद करके वकील के पास जा रहा हूँ। अगर उन्होंने कहा कि यह जवाब सही है तो मैं वापस आकर तुम्हें आज़ाद कर जाऊँगा, और अगर जवाब गलत निकला तो वापस तो मैं फिर भी आऊँगा और तुम्हें रिहा भी करूँगा, लेकिन तुम्हारी आत्माओं को तुम्हारे शरीरों के पिंजरों से, समझे? दोनों ने एक ही स्वर में कहा, ये जवाब बिल्कुल सही है, तुम्हारा कोई दूसरा मामा नहीं है। देखेंगे वो तो। अगला अध्याय। ये शेख सराय के इलाके की एक इमारत थी जिसके पिछवाड़े के एक कमरे में एक गोल मेज के गिर्द 3 लोग बैठे थे।
उनमें से 2 तो मिसेज सानुमाया तमंग और लेख बहादुर थे, और तीसरा एक असाधारण आकार का गुजराती था जो उस वक्त सिगरेट के कश लगा रहा था। उनके बीच मेज पर पीतल का एक ढक्कनदार चिराग रखा हुआ था। इसकी शक्ल हंस जैसी थी और उसमें रत्न जड़े हुए थे। माया संतुष्टि भरे स्वर में बोली, ये है वो नेपाली चिराग जो कि हमारे दुश्मन को मिले 9वें सवाल का जवाब है। इस दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही चिराग हैं। एक तो ये हमारे सामने मौजूद है, और दूसरा नेपाल में हिमालय के रास्ते में बीहड़ जंगल में बने पशुपतिनाथ के एक मंदिर में है। कल ये चिराग बंसल बंसल जैन एंड एसोसिएट्स में पेश करने का आखिरी दिन है। मैं इस बात की तस्दीक करा चुकी हूँ कि मंदिर वाला चिराग मंदिर में सुरक्षित मौजूद है। यानी अब सिर्फ जो 1 दिन का टाइम बचा है उसमें विकास गुप्ता चाहकर भी उसे हासिल नहीं कर सकता। कल दोपहर से पहले पहले नेपाल जाकर वहां उस जंगल में पहुंचकर मंदिर से उस चिराग को लेकर यहाँ वापस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, असल में 9वां सवाल है क्या? गुजराती ने सवाल किया। 9वां सवाल ये है कि क्या विकास गुप्ता वो नेपाली चिराग बरामद करके दिखा सकता है जो दीवान दाऊदयाल शुक्ला के नेपाली पार्टनर ने यानी मेरे पति ने उनको गिफ्ट किया था और जो अब गायब है। लेख बहादुर ने हंसते हुए कहा, और वो गायब इसलिए है क्योंकि 9वां सवाल मालूम होते ही मैंने उसे गायब कर दिया था। अब वो गायब चिराग हमारे पास है और हूबहू ऐसा दूसरा चिराग जहाँ पर है वहाँ से वक्त रहते विकास गुप्ता उसे ला नहीं सकता। इस बार देखते हैं वो कैसे कामयाब होता है। माया भी हंसी। अब तक उसकी किस्मत ने उसका बड़ा साथ दिया है, लेकिन इस बार कोई करिश्मा नहीं होने वाला है। इस बार वो ज़रूर फेल होगा और फिर दौलत हमारी होगी। गुजराती ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इसकी हूबहू नकल बनवाने के काम में लगा हुआ हो। आखिर इस चिराग में कोई अनोखी कारीगरी तो है नहीं। इसमें अनोखी कारीगरी है, लेकिन वो चिराग के बाहर नहीं, इसके अंदर है, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो कारीगरी नजर आती है तब जब इस चिराग को जलाया जाता है। ऐसा नकली चिराग हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही चिराग को जलाया जाएगा नकली की पोल खुल जाएगी। वो भला कैसे? दिखाती हूँ, देखो। माया ने माचिस लेकर चिराग को जलाया। उसके ऐसा करते ही पहले तो हंस के मुंह से एक लपट सी निकली, फिर वो लपट बुझ गई और वहां से 3 बारीक लकीरों की सूरत में धुआं निकलने लगा। वो लकीरें हंस के मुंह के करीब तो अलग अलग दिखाई देती थीं, लेकिन आगे जाकर आपस में उलझ जाती थीं और एक राइट एंगल ट्रायंगल की सूरत अख्तियार कर लेती थीं। इसके अलावा चिराग से निकलता हुआ धुआं वातावरण में मदहोश कर देने वाली खुशबू भी फैला रहा था। माया ने कहा, ये धुएं से बना ट्रायंगल देख रहे हो? चिराग के अंदर ऐसा मैकेनिज्म फिट है कि धुआं जब हंस की गर्दन में से गुजरता है तो यूं कंट्रोल होकर बाहर निकलता है कि बाहर हवा में एक ट्रायंगल बनाने लगता है। नक्काल हूबहू ऐसा नकली चिराग तो बना सकते हैं, लेकिन वो लाख सिर पटक कर मर जाएं, नकली चिराग में ये खूबी पैदा नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर वो नकली चिराग लेकर आया तो उसकी पोल तुरंत ही खुल जाएगी। गुजराती ने जवाब दिया, मैं आप लोगों की कामयाबी की दुआ करता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूर कहूँगा कि दुश्मन की ताकत को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। हम कहाँ कम करके आंक रहे हैं उसकी हिम्मत को, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस बार उसकी दाल गलने वाली नहीं है। तो फिर मेरा पैसा मुझे कब तक वापस मिल जाएगा? गुजराती ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में। देखिए मैडम, मैं अब तक 6 लाख रुपया आपको उधार दे चुका हूँ। हमें याद है चंपक भाई, 6 लाख, लेकिन आप भी ये याद रखो कि 6 लाख रुपया 6 करोड़ का सिर्फ 1% होता है। लेकिन अगर वो रकम आप लोगों के हाथ नहीं लगी तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा चंपक भाई, देख लेना, अगले हफ्ते तुम्हारी रकम तुम्हारी हथेली पर होगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और दिलीप पांडे ने अंदर कदम रखा। क्या है? ये इश्तिहार देखिए मैडम, पांडे ने एक मुड़ा हुआ अखबार उसके सामने रखते हुए कहा। उस इश्तिहार में लिखा था, बिकाऊ है, हंस की शक्ल का रत्न जड़ा एक एंटीक नेपाली चिराग, बहुत ही दुर्लभ कलेक्टर्स आइटम, पूरे संसार में सिर्फ 2 मौजूद हैं, कीमत 10,000 रुपये। संपर्क करें कर्नल चौधरी, 2nd फ्लोर, मालवा हाउस, मुगल बाग, राजनगर। उन तीनों ने वो विज्ञापन पढ़ा और चंपक भाई के चेहरे पर उलझन के भाव दिखाई देने लगे। लेख बहादुर ने तीखे स्वर में कहा,
ये इश्तिहार ज़रूर कोई फ्रॉड है। किसी कर्नल के पास ऐसा असली चिराग हो ही नहीं सकता। उसने खुद ये बात लिखी है कि ऐसे 2 ही चिराग उपलब्ध हैं, एक हमारे पास है और दूसरा हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि नेपाल के मंदिर में सुरक्षित है। इसके पास जो भी ये चिराग है ये ज़रूर कोई नकली चिराग है। चंपक भाई ने कहा, लेकिन ये कर्नल है। मिलिट्री के किसी बड़े ऑफिसर का कैरेक्टर इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि वो ठगी का रास्ता अख्तियार करे। अजी छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेख बहादुर ने कहा। माया धीरे से कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन जो भी हो हम रिस्क नहीं ले सकते। 10,000 रुपयों के लिए हम इस इश्तिहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमें इस चिराग को खरीद लेना चाहिए, फिर जो भी असलियत होगी सामने आ जाएगी। अच्छा पांडे, ये बताओ विकास गुप्ता की क्या खोज खबर है? जी, वो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए अपने कमरे से निकला था, उसके बाद से गेस्ट हाउस में ही है। बढ़िया, इसका मतलब ये हुआ कि अभी उसकी इस इश्तिहार पर नज़र नहीं पड़ी होगी। चंपक भाई, हमारे लिए ये काम आपको करना होगा। कौन सा काम? उस कर्नल से 10,000 रुपये में ये चिराग खरीदने का काम। ये काम मैं करूं? लेकिन कैसे, किस लिए? अरे इसमें मुश्किल क्या है चंपक भाई, तुम्हें सिर्फ मुगलबाग जाना है, कर्नल से मिलना है, चिराग को देखना है, और अगर वो इस मेज़ पर पड़े चिराग जैसा ही निकलता है तो 10,000 रुपये देकर तुमको उसे खरीद लेना है और यहाँ लौट आना है। और 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे? वो आपको अपने पल्ले से खर्चने हैं, हमारे खाते में डाल दीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये इश्तिहार विकास गुप्ता की कोई चाल भी हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे चिराग खरीद कर मुगलबाग से रवाना होने के बाद वो खुद तुम्हारे पीछे लग जाए या किसी और को तुम्हारे पीछे लगा दे और इस तरह यहाँ का पता जान ले। लेकिन वो तो मुझे जानता तक नहीं, वो मेरे पीछे क्यों आएगा भला? वो इसलिए कि तुमने ये चिराग खरीदा होगा। इतना तो वो अच्छी तरह सोच ही सकता है ना कि जो कोई भी इस चिराग को खरीदेगा वो चिराग लेकर हमारे पास ही आएगा। इसलिए चिराग खरीदने के बाद तुम सीधे यहाँ मत आना, पहले खूब इधर उधर भटकना। जब इस बात की गारंटी हो जाए कि कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है तभी यहाँ पर आना। ठीक है, चंपक भाई ने कहा और उठ खड़ा हुआ। जब वो विज्ञापन वाले पते पर पहुंचा तो एक बहुत ही खूबसूरत युवती ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और फिर चिराग उसके सामने पेश किया। चंपक भाई ने बड़ी ही बारीकी से उसका मुआयना किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो सानू माया तमंग के पास अभी देख कर आया था। तो क्या नेपाल के मंदिर वाला चिराग वहां पहुंच गया था? तभी कर्नल की वर्दी पहने एक बड़े ही रौबदार आदमी ने वहां प्रवेश किया। उसने बड़े ही रौबदार स्वर में कहा, आइटम देख लिया आपने? जी हाँ। तो फिर क्या विचार है? क्या मैं इसे जलाकर देख सकता हूँ? जी नहीं, ये चिराग रोशनी करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक एंटीक आइटम है जो कलेक्शन करने के लिए है। इसके जलने या ना जलने से इसके कलेक्टर्स आइटम के दर्जे पर कोई फर्क नहीं आने वाला। सच पूछिए तो मुझे तो कभी सूझा भी नहीं कि इसे जलाने के काम में भी लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर एक बार जलाकर देख लिया जाए तो क्या हर्ज है? सॉरी सर, आप इसके साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें खरीदने के बाद अपने घर ले जाकर कीजिएगा। कीमत थोड़ी कम नहीं हो सकती? चंपक भाई ने कहा। नो सर, उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा ठीक है, ये लीजिए 10,000 रुपये। तभी कॉलबेल बजी और मनोहर लाल ने कहा, रुचिका जरा देखो तो कौन है, कोई और ग्राहक हो तो टाल देना, कह देना चिराग बिक गया। कुछ पल बाद वो एक दूसरी युवती के साथ वापस आई। उसने कहा, ये मिसेस पूर्णिमा सरीन हैं, ये कहती हैं कि ये चिराग के लिए ज़्यादा कीमत देने को तैयार हैं। मनोहर लाल ने बड़े ही रौब से कहा, सॉरी यंग लेडी, चिराग अब हमारा नहीं रहा, चिराग अब इनका हो चुका है। शबनम के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए। वो चंपक भाई की तरफ घूमकर उससे बोली, देखिए जनाब, मैं आपको इसकी ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको 15,000 रुपये तक दे सकती हूँ। सॉरी मैडम। अच्छा 20 ले लीजिए, आपको हाथ की हाथ 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। माफ़ कीजिए, ये चिराग मैं आपको किसी कीमत पर नहीं दे सकता। फिर चंपक भाई फुर्ती से खड़ा हुआ और वहाँ से बाहर निकल गया। शबनम ने मनोहर लाल को आंख मारी और सुनिए सुनिए करती हुई चंपक भाई के पीछे लपकी। चंपक भाई जैसे ही इमारत से बाहर निकला, एक खाली टैक्सी वहां पहुंची। उसने उसे आवाज़ देकर रोका और इससे पहले कि मिसेस पूर्णिमा सरीन उस तक पहुंच पाती, वो टैक्सी पर सवार हो गया। जल्दी चलो, उसने ड्राइवर से कहा। खाकी वर्दी पहने ड्राइविंग सीट पर बैठे विकास गुप्ता ने टैक्सी आगे बढ़ा दी।
चंपक भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मिसेस सरीन एक काली फिएट में सवार हो रही थी। फिर वो काली फिएट टैक्सी के पीछे लग गई। किधर चलूं साहब? विकास ने पूछा। अभी तो किधर भी चलो। ऐसा करो, रेलवे स्टेशन चलो। जब काफ़ी देर तक भी उस काली फिएट ने टैक्सी का पीछा नहीं छोड़ा तो चंपक भाई बेचैन होकर बोला, देखो, एक काली फिएट हमारे पीछे आ रही है। क्या तुम किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ा सकते हो? छुड़ा तो सकता हूँ, लेकिन देखो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मीटर से 20 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। ओह, फिर क्या बात है, अभी लो। और फिर विकास ने ऐसे ऐसे खतरनाक मोड़ काटे कि फिएट का उसके पीछे लगे रहना मुमकिन नहीं हो सका। बेचारा चंपक भाई ये नहीं जानता था कि एक खास तरीके से हॉर्न बजाकर उसकी टैक्सी के ड्राइवर ने पीछे फिएट चलाती औरत को ये समझा दिया था कि अब टैक्सी के पीछे लगे रहने की ज़रूरत नहीं रही थी। जब काफ़ी देर तक वो फिएट दोबारा नज़र नहीं आई तो चंपक भाई ने चैन की सांस ली और बोला, अब शेख सराय चलो। अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसने टैक्सी रुकवाई और विकास को भाड़े से 30 रुपये एक्स्ट्रा दिए और शाबाशी देकर चिराग संभाले टैक्सी से उतर गया। नेपाली माँ बेटे ने बड़ी ही हैरानी से चंपक भाई के लाए हुए चिराग को देखा। ये तो बिल्कुल इसका डुप्लीकेट है, लेख बहादुर ने कहा। तुम्हारा ख्याल एकदम ठीक निकला मिसेस तमंग। मुगल बाग से चिराग खरीदते ही एक औरत ऐसी मेरे पीछे लगी कि अगर मेरा ड्राइवर होशियार ना होता तो पता नहीं मैं उससे कैसे पीछा छुड़ाता। औरत? अरे हाँ, वो भी मेरी तरह चिराग खरीदने के लिए वहां पहुंची थी। अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गया होता तो वो चिराग लेकर चली भी गई होती। वो मुझे दुगनी कीमत दे रही थी इसकी। कौन थी वो औरत? तुम्हारे दुश्मन की ही कोई एजेंट होगी। वैसे उसने अपना नाम पूर्णिमा सरीन बताया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुड़ाया। चलो अब ये देखो कि ये चिराग असली है या नकली। माया ने सहमति में सिर हिलाया और माचिस जलाकर उसकी लौह चिराग के मुंह पर रख दी। चिराग तत्काल जल उठा। कुछ पल उसके मुंह से लपट निकलती रही, फिर लपट बुझ गई और उसकी जगह धुएं की लकीरों ने ले ली। कमरे में खुशबू फैलने लगी। माया विजेताओं के स्वर में बोली, नकली है। ये धुआं ही इसकी पोल खोल रहा है। एक तो ये हंस के मुंह से 3 अलग अलग लकीरों में नहीं निकल रहा और दूसरे धुआं वैसा त्रिकोण भी नहीं बना रहा जैसा। अचानक वो बोलते बोलते रुक गई। फटी हुई आंखों से उसने देखा कि उसका बेटा और चंपक भाई उसकी बात नहीं सुन रहे थे। दोनों के सिर उनकी छाती पर लटक रहे थे। उसने फुर्ती से चिराग को बुझाने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसकी हालत भी उन दोनों जैसी हो गई। नकली चिराग से निकलते धुएं ने तीनों को बेहोश कर दिया था। तभी विकास गुप्ता ने बाहर दरवाजे की कॉलबेल बजाई। दिलीप पांडे ने दरवाज़ा खोला और इससे पहले कि वो कोई हरकत कर पाता विकास ने उसे दबोच लिया और 2 ही घूंसों में उसे ढेर कर दिया। फिर उसने अपनी जेब से अमोनिया में डूबा एक रुमाल निकाला और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां वो तीनों बेहोश पड़े थे। आगे बढ़कर उसने चिराग उठाया और उल्टे पांव वहां से निकल गया। कुछ ही पल बाद वो टैक्सी में बैठा वकील के ऑफिस की तरफ उड़ा जा रहा था। 10वें सवाल के अंतर्गत उसे राधा कृष्ण की जोड़ी में से गुमशुदा कृष्ण को तलाश करके दिखाना था। क्लू के तौर पर उसे इतना बताया गया था कि कृष्ण की वो गुमशुदा मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनाई गई थी और जोड़ी के राधा कृष्ण की शक्ल हूबहू एक दूसरे से मिलती थी। उसे राधा की एक तस्वीर तो दी ही गई, साथ ही उसके खास अनुरोध पर राधा की मूर्ति उसे दिखा भी दी गई थी। चारों ठगों की पूछताछ और अखबारों में दिए इश्तेहारों के बिना पर 5वें दिन विकास को पता चला कि कृष्ण की वो गुमशुदा मूर्ति झेरी की एक क्यूरियो शॉप पर मौजूद थी। झेरी राजनगर से 65 मील दूर एक टूरिस्ट स्पॉट था। विकास वहां पहुंचा जहां से सिर्फ 5,000 रुपये में उसे वो मूर्ति मिल गई। बल्लियों उछलता वो राजनगर वापस पहुंचा। तब तक 9 बज गए थे। इस समय वकीलों का मिलना मुश्किल था, इसलिए उसने मूर्ति को बड़ी ही सावधानी से अपने गेस्ट हाउस के कमरे में बंद कर दिया और मयूर होटल पहुंच गया। मनोहर लाल, रुचिका और शबनम बार में जमे हुए थे। तो आखिर मिल गई मूर्ति तुझे? शबनम ने उसे देखकर कहा। हाँ, मिल गई। इतना कहकर विकास भी एक कुर्सी पर जम गया और फिर उसके बाद 11:15 बजे तक पीने पिलाने और मौज मस्ती का दौर चलता रहा। उसके बाद वो वापस गेस्ट हाउस में लौटा। जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा तो सन्नाटे में आ गया। कमरे की हर चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। साफ जाहिर था कि बड़ी बेरहमी से वहाँ की तलाशी ली गई थी।
वो लपक कर उस सूटकेस के पास पहुंचा जिसमें कृष्ण की चंदन की मूर्ति थी। सूटकेस खुला हुआ था और मूर्ति गायब थी। वो धम से एक कुर्सी पर गिर पड़ा। गलती सरासर उसी की थी। उसे इतनी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए थी। उसका ये सोचना गलत था कि दुश्मनों को इस बात की खबर नहीं लगने वाली थी कि वो मूर्ति लेने के लिए झेरी गया था और वहां से कामयाब होकर लौटा था। 3 ही सवाल तो बाकी रह गए थे। इस वक्त चोरी तो क्या, वे लोग खून करने से भी नहीं हिचकिचाने वाले थे। कुछ देर हताशा की स्थिति में बैठे रहने के बाद वो उठा और इस बार उसने बारीकी से कमरे का मुआयना करना शुरू किया। ये तो साफ था कि चोर इस बार भी खिड़की के रास्ते ही भीतर आया था। इस बार खिड़की को उसका एक शीशा तोड़कर खोला गया था। तभी उसे खिड़की के करीब फर्श पर एक अपरिचित चीज पड़ी दिखाई दी। विकास ने झुककर उसे देखा तो पाया कि वो स्थानीय बस सर्विस का ऑल रूट पास था, जो अपने प्लास्टिक के केस में से आधा बाहर निकला हुआ था और जिसमें एक इनलैंड लेटर में से फटकर अलग हुआ चिट्ठी का एक टुकड़ा अटका हुआ था। विकास ने दोनों चीज़ों को ध्यान से देखा। कार्ड पर एक अपरिचित नाम लिखा था। फिर उसने चिट्ठी के टुकड़े पर लिखे कुछ लफ्ज पढ़े। लिखा था 16 तारीख रात ठीक 2 बजे चेतक सीमेंट फैक्ट्री में। अब ये तो साफ था कि खिड़की फांदते समय वो प्लास्टिक का केस चोर की जेब से गिरा था और शायद 9 बजे चेतक सीमेंट फैक्ट्री में चोरी का माल वो नेपाली छोकरे को सौंपने वाला था। ये दलील ज़्यादा दमदार तो नहीं थी, लेकिन जो हो चुका था बैठकर उसका मातम मनाने से अच्छा था कि कुछ किया जाए। यही सोचकर वो नीचे मिसेज सिम्पसन के कमरे में पहुंचा। उसने फ़ोन करने के लिए उनसे ऑफिस की चाबी मांगी। मिसेज सिम्पसन ने चाबी उसे देते हुए कहा, उधर टेबल पर तुम्हारा एक चिट्ठी भी पड़ा है। मेरी चिट्ठी? हाँ, कोई झेरी से आया, दस्ती देकर गया। किस वक्त देकर गया? अभी थोड़ा देर पहले, 1 घंटा हुआ होगा। विकास ने चिट्ठी उठाई और उसे खोलकर देखा। उसके ऊपर झेरी की उस क्यूरियो शॉप का पता छपा हुआ था जिससे वो मूर्ति खरीद कर लाया था। चिट्ठी में लिखा था, मान्यवर, हमें बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज दिन में हमने आपको जो कृष्ण की मूर्ति बेची थी वो हमारी अपेक्षा के विपरीत आपके मामा की मिल्कियत राधा कृष्ण की जोड़ी का अंग नहीं है। मूर्ति आपको बेच चुकने के बाद ही हमें पता चला कि वो मूर्ति नकली है। जो मूर्ति आप ले गए हैं उसमें कृष्ण की बांसुरी भीतर से खोखली नहीं है और उसमें सुरों के छेद भी नहीं है, जबकि असली मूर्ति में ऐसा है। साथ ही हमें ये भी पता चला है कि असली मूर्ति राजनगर के निवासी लेख बहादुर तमंग नाम के एक आदमी के पास है, जो उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है। इस गलती के लिए हमें खेद है और नकली मूर्ति हमें लौटाकर आप अपनी 5,000 रुपये की रकम सहर्ष वापस ले जा सकते हैं। अच्छा, विकास ने मन ही मन कहा, तो ये बात है। जब असली मूर्ति नेपाली भाई के पास मौजूद थी तो नकली की चोरी करवाने की उसे भला क्या ज़रूरत पड़ी थी? इसका साफ मतलब ये था कि वो बस का पास और वो चिट्ठी का टुकड़ा किसी गलती के कारण चोर की जेब से नहीं गिरे थे, बल्कि उनको वहां जानबूझकर प्लांट किया गया था ताकि उनको पढ़कर विकास चेतक सीमेंट फैक्ट्री पहुंचता और वहां उसका काम तमाम किया जा सकता। उसने डायरेक्टरी में चेतक सीमेंट फैक्ट्री नाम की तलाश की। डायरेक्टरी के अनुसार ये फैक्ट्री शहर से बाहर तारकपुर रोड पर थी। उसने घड़ी पर नज़र डाली। 11:15 बजे थे। अगर वो फौरन रवाना हो जाता तो टाइम से कम 1.5 घंटा पहले वो वहाँ पहुँच सकता था, जबकि लेख बहादुर 2 बजे उसके वहाँ पहुँचने का इंतज़ार कर रहा होता। हो सकता था कि जल्दी पहुँचकर वो तकदीर का पासा पलटने की कोई तरकीब भिड़ा पाए। लक्ष्मण की जो टैक्सी वो पहले भी 2 बार हासिल कर चुका था, उसको लेकर खुद चलाता हुआ वो तारकपुर रोड पर पहुँच गया। चेतक सीमेंट फैक्ट्री मेन सड़क पर ही थी। वो टैक्सी को फैक्ट्री से काफ़ी परे निकाल कर ले गया और फिर पैदल वापस लौटा। फैक्ट्री के अगले भाग की तरफ जाने की बजाय वो पिछवाड़े में पहुंचा जो एकदम सुनसान पड़ा था। वहां से एक दीवार फांदकर वो अंदर दाखिल हो गया। काफ़ी ऊपर एक जगह शीशे की खिड़कियों में उसे हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि पत्थर ढोने वाली कन्वेयर बेल्ट उन खिड़कियों के करीब से गुजरती थी। रात के उस वक्त बेल्ट नहीं चल रही थी। वो बेल्ट के ऊपर चढ़ गया और उकड़ू बैठे बैठे ऊपर को चढ़ने लगा। जब वो खिड़कियों के पास पहुंचा तो उसे लोगों के बोलने की आवाज़ें सुनाई दीं। बेल्ट पर ही चलता हुआ वो खिड़कियों से भी आगे निकल गया और फिर धीरे से उस कमरे की छत पर कूद गया जिसकी वो खिड़कियां थीं। फिर वो कान लगाकर अंदर से आती आवाज़ें सुनने लगा। लेख बहादुर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। 1 बजने वाला है। वो अगर थोड़ी जल्दी भी आया तो 1:30 बजे तक आ जाएगा।
पांडे यहाँ से आधा मील परे रास्ते में सड़क पर नज़र रखे हुए है। विकास जैसे ही वहाँ से गुजरेगा वो हमें वायरलेस फ़ोन से खबर कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। उसने बताया कि सड़क पर ज़रा भी ट्रैफिक नहीं था। सिर्फ थोड़ी देर पहले एक टैक्सी वहाँ से गुजरी थी, लेकिन उसमें कोई सवारी नहीं थी और वो फैक्ट्री के आगे रुकने की बजाय सीधी आगे निकल गई थी। अब ये भी हो सकता है कि विकास यहाँ आए ही नहीं, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो आएगा और 2 बजे के आसपास ही आएगा। उसके यहाँ पहुँचते ही फैक्ट्री के चौकीदार से मिलकर हमारे 2 आदमी उसे दबोच लेंगे और उसे यहाँ ले आएंगे। उसे यहाँ लाकर सामने प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और फिर सीमेंट में ही उसकी समाधि बन जाएगी। अच्छा मुखी, मुझे एक बार फिर से समझा दो कि ये गियर चलते कैसे हैं। आप उधर प्लेटफॉर्म की तरफ आइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक दूसरे आदमी की आवाज़ आई जिसका नाम जाहिर तौर पर मुखी था। फिर नीचे से कदमों की आवाज़ें आने लगीं, जैसे वो खिड़कियों से विपरीत दिशा में जा रहे हों। विकास भी उठकर छत पार करके परली मुडेर की तरफ पहुंच गया और फिर से छत पर लेटकर सुनने लगा। मुखी नाम के उस आदमी ने लेख बहादुर को कन्वेयर बेल्टों को चलाने और सीमेंट को नीचे बने खत्तों में डालने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। विकास ने बड़े ही ध्यान से एक एक बात को सुना। फिर वो छत की मुंडेर पकड़कर उन दोनों की पीठ के पीछे नीचे लटका तो उसके पांव गैलरी की रेलिंग से छूने लगे। रेलिंग पर से होता हुआ वो दबे पांव गैलरी में उतर गया और एक ओट में छुप गया। उसका लक्ष्य भीतर कंट्रोल रूम में मौजूद वो लीवर थे जिनका बखान मुखी नाम का वो व्यक्ति कर रहा था। वो बता रहा था, हमें करना ये है कि जब बेहोश विकास गुप्ता यहाँ लाया जाए तो हम उसे इस प्लेटफॉर्म पर रख दें। फिर जब अंदर से लीवर ए दबाया जाएगा और प्लेटफॉर्म भीतर को फोल्ड होता हुआ खुलेगा तो विकास खत्ते की इस कुप्पी जैसी गोलाई पर से फिसलता हुआ 20 फुट गहरे नीचे गड्ढे में जा गिरेगा। फिर जब हम लीवर बी को चलाएंगे तो कन्वेयर बेल्ट से सीमेंट आकर उसके ऊपर गिरने लगेगा। कुछ ही पलों में वो 200 मन सीमेंट के नीचे दबा मरा पड़ा होगा। कल संडे है, इसलिए कारखाना बंद है। परसों सुबह खत्ते में मौजूद सीमेंट जब किसी वैगन में जाकर गिरेगा तो वो वैगन पता नहीं कलकत्ता पहुंचेगी या मद्रास। कहने का मतलब ये है कि हफ्तों तक यही पता नहीं लग पाएगा कि आपका दुश्मन भगवान को प्यारा हो चुका है। दोनों ने जोर का ठहाका लगाया। तब तक विकास फर्श पर लगभग रेंगता हुआ अंदर वहां पहुंच चुका था जहां रेल का कांटा बदलने वाले लीवरों जैसे 3 लीवर लगे हुए थे। लेख बहादुर इस वक्त कह रहा था, साला कितना करीब पहुंच गया था दौलत के, पता नहीं सोने की कलम से किस्मत लिखवा कर लाया है क्या। अचानक वो बोलते बोलते रुक गया और वापस घूमा। विकास फुर्ती से उठकर लीवर ए पर झपटा। उसने फुर्ती से लीवर को अपनी तरफ खींच लिया। लेख बहादुर ने दौड़कर प्लेटफॉर्म पर से हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म लेख बहादुर और मुखी के पैरों के नीचे 2 फाड़ खुलकर भीतर को झूल गया और वे दोनों एक दूसरे से उलझते कुप्पी की गोलाई पर फिसलते 20 फुट गहरे उसी खत्ते में जा गिरे जिसमें वो विकास को गिराने वाले थे। विकास खत्ते के सिरे पर पहुंचकर नीचे झांकते हुए बोला, क्यों बे माया के लाल, कैसा लग रहा है? यू बास्टर्ड! बेटे, अभी तो लीवर भी दबाना बाकी है। अब वही चलाने जा रहा हूँ। खत्ते में जाकर गिरा है, लेकिन तेरी ऐंठ नहीं गई अभी तक। तू मेरी समाधि बनाने चला था ना सीमेंट में, मैं तेरी समाधि बनाता हूँ, तेरी भी और तेरे यार की भी। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मुखी कांपते स्वर में चिल्लाया। वैसे बेटा, लीवरों के चलाने का तरीका समझाया तो बहुत बढ़िया तूने, और बिल्कुल सही मौके पर भी। अब दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो। मैं जा रहा हूँ लीवर बी दबाने। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, फिर से मुखी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे सिर्फ तेरी आवाज़ आ रही है, तेरे इस बाप की आवाज़ तो आ नहीं रही है। शायद ये माया का लाल कोई ऐसी तरकीब जानता होगा जिससे वो सीमेंट की बरसात को अपने हाथों से रास्ते में ही रोक लेगा। फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। ठीक है, गुड बाय। विकास खत्ते के सिरे से पीछे मुड़ गया। तुरंत लेख बहादुर की डरी हुई आवाज़ सुनाई दी। नहीं नहीं, मत जाना, रुक जाओ प्लीज़। कहाँ मत जाना? लीवर की तरफ। क्यों भला? प्लीज़ लीवर मत दबाना। ठीक है, नहीं दबाऊंगा। तो जल्दी बोल कि मूर्ति कहाँ है? कौन सी मूर्ति? अच्छा, इतना भोला भाला बच्चा बोलता है कि जाऊं? मेरे पास है। तो उसको ऊपर फेंक। लेकिन तू हमें बाहर कैसे निकालेगा? मैं नहीं निकालूंगा, तेरा चमचा दिलीप पांडे आकर निकालेगा। ये रहा वो वायरलेस सेट जो तू अंदर रख के आया था। तू मूर्ति मुझे दे और मैं तुझे वायरलेस सेट दे दूंगा। फिर पांडे को फ़ोन करके यहाँ बुला लेना।
वो आकर नीचे सीढ़ी लटकाकर तुझे निकाल लेगा, या फिर लीवर सी दबाकर नीचे का ढक्कन खोल देगा, जिससे तुम दोनों बाहर जा गिरोगे। और गिरने में तुम्हारी हड्डी पसली ना टूटे, इसका पहले से ही कोई इंतजाम करने को बोल देना पांडे को। बोलो, है सौदा मंजूर? धोखा तो नहीं देगा? अबे साले, धोखा देना तेरी फितरत है, तेरी और तेरी माँ की। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, तो फेंक मूर्ति। लेख ने एक पैकेट उछाला, जिसे विकास ने बड़ी ही कुशलता से लपक लिया। फिर उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें वाकई कृष्ण की मूर्ति थी। उसने बहुत ही बारीकी से मूर्ति का मुआयना किया। उसने पाया कि बांसुरी वाकई खोखली थी, जैसा कि बांसुरी को होना चाहिए, और भगवान की जो उंगलियां बांसुरी को नहीं छू रही थीं, उनके नीचे सुरों के छेद थे। विकास ने संतुष्टि भरे ढंग से सिर हिलाया, फिर मूर्ति को अपनी जेब के हवाले किया, और वो वायरलेस को खत्ते में फेंकने ही वाला था कि अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने कहा, दूसरी मूर्ति कहाँ है? दूसरी कौन सी? वो जो मेरे गेस्ट हाउस के कमरे से चुराई थी तूने। वो यहाँ नहीं है। नहीं है तो मंगा ले, मैं कल आकर ले जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, गुड बाय। अच्छा रुक जा, देता हूँ। लेख ने एक पैकेट और ऊपर उछाला, जिसे विकास ने लपक लिया। फिर उसने उसे भी अपनी जेब के हवाले किया और वायरलेस टेलीफोन को खत्ते में उछाल दिया। अगले दिन जब वो 10वें सवाल के जवाब के साथ कुबेर दत्त बंसल के पास पहुंचा, तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाला रहस्योद्घाटन हुआ। जो मूर्ति विकास झेरी से खरीद कर लाया था, वो असली मूर्ति थी। विकास के कमरे से असली मूर्ति चोरी करके या उसकी जगह अपने पास मौजूद नकली मूर्ति रख के ही अगर नेपाली ने सब्र कर लिया होता, तो विकास यकीनन धोखा खा गया होता। लेकिन वो तो उसे सीमेंट में दफन करने की कसम खाए बैठा था। पिछली रात अगर दूसरी मूर्ति को भी उससे मांग लेने का ख्याल विकास को ना आया होता, तो भी दौलत उसके हाथ से निकल ही गई थी। इन सारी बातों से विकास ने यह सबक लिया कि अब जबकि सिर्फ 2 ही सवाल बाकी रह गए थे, तो उसके दुश्मन उसकी जान लेने से कतई हिचकिचाने वाले नहीं थे, बल्कि अब तो वो सरेआम उसकी हत्या करने की भी कोशिश कर सकते थे। जो 11वां सवाल उसे मिला वो ये था, सांप लिपटे शंख की शक्ल वाला लॉकेट कहाँ है? अगला अध्याय। विकास गुप्ता एल्फ्रेड के बार में एक टेबल पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। असल में नताशा नाम की एक रहस्यमयी लड़की ने उसे खत लिखकर मुलाकात के लिए 8 बजे वहां बुलाया था। 8 बजे के कुछ मिनट बाद वो लड़की वहां पहुंची। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसने जीन्स और कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल पोनीटेल की शक्ल में उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और आंखों पर था काला चश्मा। उसने इधर उधर देखा और फिर सीधी विकास के सामने जाकर बैठ गई। मेरा नाम नताशा है, नताशा भाग्यश्री देवी। भाग्यश्री देवी? बड़ा अजीब सा नाम है, विकास ने सकपकाते हुए कहा। मैं सीधी मुद्दे की बात पर आती हूँ। आप इस बात पर ज़रूर हैरान होंगे कि मैंने आपको चिट्ठी क्यों लिखी और आपको यहाँ मुलाकात के लिए क्यों बुलाया है। जी हाँ, मैं हैरान तो ज़रूर हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपका लेख बहादुर तमंग नाम के एक नेपाली नौजवान या उसकी माँ से कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। आपका ख्याल गलत नहीं है मिस्टर विकास गुप्ता। लेख बहादुर की हरकतों के कारण ही मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वो वाकई मेरा रिश्तेदार है। हम दोनों की माँ एक ही है। जी? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं भी मिसेज सानुमाया तमंग की बेटी हूँ। हमारी माँ ने 2 शादियाँ की थीं। मैं उनकी पहली शादी से हूँ। मेरे पिता एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे जो शादी के 4 साल बाद मर गए थे। फिर मेरी माँ ने दोबारा शादी कर ली थी नरसिंह बहादुर तमंग से, जो आपके मामा का पार्टनर था और जिसका बेटा लेख बहादुर है। आई सी। तो इसका मतलब लेख आपका सौतेला भाई है? जी हाँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे पता है कि मेरे सौतेले भाई और आपके बीच कौन सी महाभारत छिड़ी हुई है। मैं 11वें सवाल के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मुझे पता है कि 11वां सवाल उस लॉकेट के बारे में है जिसकी सूरत सांप लिपटे शंख जैसी है। ये लॉकेट कभी खुद मेरी माँ की प्रॉपर्टी हुआ करता था और जिसको तलाश करके अपने मामा के वकीलों के सामने पेश करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि काफ़ी दौड़ धूप के बाद आप ये पता करने में कामयाब हो गए हैं कि आज की तारीख में वो लॉकेट खेमराज नाम के एक आदमी के पास है जो गुमानपुरा में रहता है। आप तो काफ़ी कुछ जानती हैं। जी हाँ, और मुझे ये भी पता है कि आप आज ही रात या कल रात गुमानपुरा जाकर खेमराज पर हाथ डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे उस लॉकेट को हासिल करने के लिए।
तो मिस्टर गुप्ता, मैं आपको ये चेतावनी देने आई हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया तो आप यकीनन जान से हाथ धो बैठेंगे। खेमराज लेख के हाथ की कठपुतली है और वे लोग वहाँ आपके आने का इंतजार ही कर रहे हैं। इस बार अगर आप वहाँ गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। विकास ने कुछ सोचते हुए कहा, आपकी चेतावनी के लिए शुक्रिया, लेकिन ये तो बताइए कि अगर मैं खेमराज पर हाथ नहीं डालूंगा तो फिर लॉकेट हासिल कैसे होगा मुझे? और अब कृपा करके ये भी बता दीजिए कि इस मीटिंग के पीछे आपका असली मकसद क्या है। अब ये मकसद तो हो नहीं सकता कि आपको मेरी जान की फिक्र है। अगर आपने ऐसा कहा तो मैं आपकी इस बात पर कतई यकीन नहीं करने वाला। मुझे आपकी नहीं, अपने सौतेले भाई की और अपनी माँ की जान की फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि आपका कत्ल करके वो लोग फांसी पर चढ़ जाएं और मैं इस दुनिया में लाचार और बेसहारा रह जाऊं। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। मेरा दिल ये कहता था कि मैं इस बारे में आपको चेतावनी दे दूं और मैंने दे दी। आगे आप जाने और आपका काम जाने। मैं चलती हूँ, नमस्ते। इतना कहकर वो खड़ी हुई और बिना एक बार भी पीछे देखे लंबे लंबे डग भरती हुई वहां से विदा हो गई। एक बार के लिए विकास का मन किया कि लड़की का पीछा करे, लेकिन फिर उसे लगा कि ऐसा करने में कोई फायदा नहीं। फिर उसे एक दूसरा ख्याल आया, क्यों ना वो ये जानने की कोशिश करे कि उस मीटिंग के परिणाम की कोई खबर देने के लिए वो लड़की गुमानपुरा जाती है या नहीं। वो फुर्ती से बाहर निकला और एक टैक्सी पकड़कर आनन फानन में गुमानपुरा पहुंच गया। खेमराज का मकान एक मंजिला मकान था जो एक नीम अंधेरी गली में था। उसके एकदम साइड में एक नई इमारत बन रही थी जिसकी पहली मंजिल की छत पड़ चुकी थी और दूसरी के लिए दीवारें उठाई जा रही थीं। वो बड़ी ही आसानी से उस बनती हुई इमारत की पहली मंजिल पर पहुंच गया और फिर उसकी छत पर फैले सरियों को पार करता हुआ उससे जुड़ी खेमराज के मकान की छत पर कूद गया। ये इमारत काफ़ी पुराने स्टाइल की बनी हुई थी, जिसकी छत पर एक 6 कोना गुंबद सा बना हुआ था। उसकी सारी साइडों में बड़े बड़े रोशनदान थे। उसने एक रोशनदान के रास्ते अंदर झांका तो उसकी नज़र एक बड़े से कमरे पर पड़ी। कमरे के बीच में छत से लटका एक बल्ब जल रहा था और उसकी मध्यम सी रोशनी कमरे में फैली थी। कमरे में एक मेज़ के गिर्द लेख बहादुर, खेमराज और 2 अपरिचित लोग बैठे हुए थे। वे चारों बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जिसका एक भी शब्द विकास के कानों तक नहीं पहुंच रहा था। क्या उस वक्त लॉकेट खेमराज के अधिकार में हो सकता था? और वहां पर ये चारों ही लोग थे या कोई और भी लोग थे? विकास के दिमाग में ये सारे प्रश्न मंडरा रहे थे। फिर अचानक उसे एक तरकीब सूझी। ये तरकीब सीधे सीधे आ बैल मुझे मार वाली तरकीब थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो वापस बनती हुई इमारत की छत पर पहुंचा और वहां फैली छड़ों में से उसने अपने मतलब की 12 छड़ें चुन ली। 4 फेरों में उसने उनको खेमराज की छत तक पहुंचाया। फिर एक रोशनदान को धीरे से खोला और उसमें 2 छड़ें इस तरह फंसा दीं कि उनका रुख ऐन नीचे बैठे चारों आदमियों की तरफ हो गया। ऐसे ही उसने सारे रोशनदानों में 2-2 छड़ें फंसा दीं। तभी नीचे कमरे का दरवाज़ा खुला और नताशा ने अंदर कदम रखा। उसके पीछे पीछे था दिलीप पांडे। पांडे ने नताशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये विकास गुप्ता से मिलके आई है। क्या? कहाँ पर? बंदरगाह वाले इलाके में, एल्फ्रेड के बार में। मैंने खुद देखा है। लेख बहादुर उठकर नताशा के करीब पहुंचा और उसे घूरता हुआ बोला, तू वाकई वहां गई थी? हाँ, गई थी। क्यों? तुम्हारे ही भले के लिए गई थी। मेरे भले के लिए? हाँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ के लाडले बेटे को कुछ हो जाए। मैं विकास को इतना डरा कर आई हूं कि वो यहाँ आने की सोचेगा भी नहीं। आ भी गया तो क्या होगा? इस बार आया तो शर्तिया मारा जाएगा। रहने दो लेख, तुम हर बार यही कहते हो। उनकी ये बहस और झड़प अभी चल ही रही थी कि विकास फुर्ती से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरा और उस कमरे में पहुंच गया। कमरे में दाखिल होकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए उसने कहा, खबरदार। उसके ऊपर नज़र पड़ते ही सबको जैसे सांप सूंघ गया। तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। लेख बहादुर ने फुर्ती से जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाली और उसे विकास पर तान दिया। खबरदार, हिलना भी मत। विकास ने बिना घबराए बड़े ही आराम से कहा, खबरदार तो तू हो मेरे लाल। तू मुझे एक रिवॉल्वर की नाल दिखा रहा है, लेकिन तेरी तरफ 12 तनी हुई हैं। जरा ऊपर नजरें उठाकर देख ले। सबने ऊपर की तरफ देखा और 6 रोशनदानों में से 12 नालें अपनी तरफ झांकती पाकर सबके छक्के छूट गए। असल में सब शेड लगे बल्ब से पार देख रहे थे, इसलिए रोशनदानों में अटकी लोहे की छड़ें उन्हें राइफल की नालों जैसी ही नजर आईं। विकास ने बड़े रौब से कहा, मेरे 20 आदमी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से 12 ऊपर छत पर हैं। मेरे एक इशारे पर यहाँ गोलियों की बरसात होने लगेगी। और माया के लाल, अगर तूने मेरे ऊपर गोली चला दी तो बिना इशारे के भी बरसात होने लगेगी।
चलो अब अपना रिवॉल्वर चुपचाप मेज़ पर रख दो। लेख बहादुर ने चुपचाप अपनी रिवॉल्वर मेज़ पर रख दी। विकास ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। और किसके पास हथियार हैं? सब ने इनकार में सिर हिला दिया। खेमराज, लॉकेट कहाँ है? खेमराज ने अपने पीछे एक अलमारी की तरफ संकेत किया। अलमारी में। जा निकाल के ला। भारी कदमों से वो अलमारी की तरफ बढ़ा और धीरे से उसने अलमारी का किवाड़ खोला। खुलने के बाद अलमारी का किवाड़ उस दीवार के समांतर हो गया जिस पर बिजली का इकलौता स्विच लगा था। एकाएक खेमराज ने बिजली का स्विच बंद कर दिया। विकास जोर से चिल्लाया, खबरदार, इस शरारत का कोई फायदा नहीं होगा। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जिसे मैंने बंद किया हुआ है। मेरे 20 आदमी जब यहाँ आकर एक एक चीज़ की, एक एक आदमी की तलाशी लेंगे तो लॉकेट बरामद हुए बिना नहीं रहेगा, समझ लो तुम। कोई कुछ नहीं बोला। खेमराज, फौरन बत्ती जला दे, वरना मैं अपने आदमियों को गोली चलाने का हुक्म दे रहा हूँ। खेमराज जहरीले स्वर में बोला, अंधेरे में गोलियां चली तो तू भी मारा जाएगा बच्चू। ये मत भूल कि मेरे हाथ में भी रिवॉल्वर है। जो गोली मैं चलाऊंगा वो तो कम से कम मुझे नहीं लगेगी ना, वो तो यहाँ मौजूद बाकी लोगों में से ही किसी को लगेगी, शायद तुझे या फिर लेख बहादुर को या फिर सभी को। मैं कहता हूँ बत्ती जला दे, वरना मैं गोली चला दूंगा। लेख बहादुर की आवाज़ आई, खेमराज बत्ती जला दे। बत्ती जल गई और विकास ने कहा, शाबाश, अब लॉकेट निकाल। लॉकेट यहाँ नहीं है। झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है खेमराज, मैंने पहले ही कहा ना कि मेरे आदमी। तभी अचानक पांडे गला फाड़कर चिल्लाया, उस्ताद, ये राइफलें नहीं हैं, लोहे की छड़ें हैं, ऊपर कोई नहीं है, इसने हमें पागल बनाया है। विकास समझ गया कि उसका खेल अब खत्म हो चुका था। उसने रिवॉल्वर से एक फायर किया और गोली ने कमरे में लगे उस इकलौते बल्ब को फोड़ दिया। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। लेख बहादुर जोर से चिल्लाया, पकड़ लो साले को। खेमराज भी चिल्लाया, लड़की को पकड़ो, लड़की ना जाने पाए, चाहे विकास निकल जाए। विकास ने अफरा तफरी में हाथ मारे तो उसका हाथ एक कोमल बांह से जा टकराया। उसने उसे थामा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने फुर्ती से अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी चिटकनी लगा दी। भीतर से जोर जोर से दरवाज़ा पीटा जाने लगा। दौड़ते हुए वे दोनों छत पर पहुंच गए। लड़की को लगभग घसीटता हुआ वो बगल वाली छत पर पहुंचा और उसके बाद कुछ और छतें फांद कर वो एकदम कोने वाली इमारत तक पहुंच गया। उस इमारत में सन्नाटा था। विकास ने कहा, शोर शराबा शांत होने तक हम यहीं दुबके रहेंगे। लेकिन तुम मुझे क्यों पकड़ लाए हो? लड़की ने कहा, क्योंकि अगर कहीं वो मेरे ऊपर हावी होने लगे तो तुम ही मुझे छुड़वाओगी। ये वहम है तुम्हारा विकास। अगर मेरी मौत तुम्हारी मौत की शर्त बन गई तो देख लेना, वो पहले मुझे ही मारेंगे। देखेंगे। देखो, मैं फिर से कहती हूँ, तुम मुझे ऐसे अपने साथ पकड़ के रखोगे तो वो समझेंगे कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ। उनको पहले ही मेरे ऊपर शक है। विकास ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझसे मुलाकात की जो वजह तुमने बताई थी, क्या वो वाकई वही है जो तुमने लेख बहादुर को बताई थी? हाँ, उसने तुम्हें सिखा पढ़ा कर मेरे पास नहीं भेजा था। पागल हो क्या तुम? वो तो उल्टा मेरे ऊपर नाराज़ हो रहा था कि मैं गई क्यों। बुरी तरह गुस्सा कर रहा था वो मेरे ऊपर। विकास ने कोई उत्तर नहीं दिया और तेज़ी से सोचने लगा। अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकालकर उसने एक सिगरेट अपने होठों से लगाया और लाइटर के लिए अपनी जेब टटोलने लगा। फिर अचानक वो बोला, अच्छा ये बताओ, खेमराज ये क्यों कह रहा था कि लड़की को पकड़ो, लड़की न जाने पाए, चाहे मैं निकल जाऊं? मुझे क्या पता, नताशा ने कहा। विकास ने लाइटर जलाया और उसकी रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो सिगरेट जलाना भूल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सिगरेट को बिना जलाए परे फेंक दिया और बोला, अब समझा कि खेमराज ये क्यों कह रहा था कि लड़की ना जाने पाए, चाहे मैं निकल जाऊं। जरा अपने गले में देखो नताशा। नताशा ने बौखलाकर अपने गले पर नजर डाली। एक बहुत ही बारीक चेन में लटका सांप लिपटे शंख की शक्ल वाला लॉकेट उसके गिरहबान में से झांक रहा था। वो भौचक्की होते हुए बोली, ये मुझे नहीं पता ये मेरे गले में कहाँ से आया। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पहले तुम्हारे गले में नहीं था। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। जब खेमराज ने कमरे में लाइट बंद की तब उस वक्त उसने इसे तुम्हारे गले में डाला होगा, और वो इसलिए डाला क्योंकि मैं बार बार ये धमकी दे रहा था कि मेरे आदमी हर जगह की तलाशी लेंगे। वो ये समझ रहा था कि तुम दगाबाज हो और मुझसे मिल गई हो। उसने लॉकेट इसी उम्मीद में तुम्हारे गले में डाल दिया था कि मैं तुम्हारी तलाशी नहीं लूँगा और बाद में वो लॉकेट तुम्हारे पास से बरामद कर सकता था। लेकिन मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि उसने ये कब मेरे गले में डाला। घबराहट में ऐसा हो जाता है। वहाँ कोहराम भी तो इतना मचा हुआ था।
खैर जो भी हो, 11वें सवाल का जवाब मुझे मुहैया कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस नताशा भाग्यश्री देवी। 12वां और आखिरी सवाल जब विकास को मिला तो वो कलप कर रह गया। कल तक उस सवाल का जवाब उसकी मुट्ठी में था। 12वां सवाल था, मिस नताशा भाग्यश्री देवी के माता पिता की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कीजिए। पहले दिन नताशा ने खुद उसे बताया था कि उसकी माँ मिसेज सानुमाया तमंग थी और उसका बाप कोई ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर था। पहले इस बात का कोई महत्व नहीं था कि उसका बाप कौन था, और अब जबकि वो बात 6 करोड़ रुपए की रकम जितनी महत्वपूर्ण हो गई थी तो नताशा ढूंढे नहीं मिल रही थी। 5 दिन से ठग मंडली के चारों मेंबर शहर की खाक छान रहे थे और नेपाली माँ बेटे के हर उस ठिकाने के चक्कर लगा रहे थे जहां उनके होने की संभावना हो सकती थी। लेकिन नताशा और माँ बेटे के दर्शन होने तो दूर, दिलीप पांडे या खेमराज जैसे व्यक्ति भी शहर से लुप्त हो गए थे। अब क्योंकि ये आखिरी सवाल था, इसलिए विकास को यह बात भी असंभव नहीं लग रही थी कि उन लोगों ने नताशा को असली में मार डाला हो और उसकी लाश को गायब कर दिया हो ताकि वो विकास के हाथ ना लग पाए। काश उसने तभी उससे उसके अंग्रेज बाप के बारे में कुछ और सवाल पूछ लिए होते तो आज उसे यूं भटकना ना पड़ता। लेकिन तब उसे क्या सपना आया था कि 12वां सवाल उस लड़की के बारे में होने वाला था। तभी मिसेज सिम्पसन ने आकर उसे बताया कि उसके लिए मनोहर लाल का फ़ोन था। बात करने पर विकास को पता चला कि मनोहर लाल ने कुछ देर पहले लेख बहादुर को नेपाली बस्ती में एक टैक्सी पर सवार होते देखा था। वो उसका पीछा नहीं कर पाया क्योंकि उस समय वहाँ दूसरी कोई सवारी नहीं थी, लेकिन उसने टैक्सी का नंबर नोट कर लिया था और अब उस नंबर के सहारे वो उसे ढूंढने की कोशिश कर सकते थे। बात करके विकास ने फ़ोन बंद किया ही था कि फ़ोन की घंटी दोबारा से बज उठी। इस बार उधर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, ज़रा विकास गुप्ता को बुला दीजिए प्लीज़, जल्दी से। विकास ने तुरंत वो आवाज़ पहचान ली। ये नताशा की आवाज़ थी। नताशा तुम? मैं विकास बोल रहा हूँ, बोलो, कहाँ हो तुम? मिस्टर गुप्ता, मेरी जान खतरे में है, मैं यहाँ गिरफ्तार हूँ। 5 दिन से उन लोगों ने मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है। कहाँ? जगह का नाम बोलो जल्दी। ये जगह। और तभी नताशा की एक घुटी हुई चीख की आवाज़ आई और फिर कुछ धड़ाम से गिरने की। फिर किसी ने भड़ाक से रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। विकास ने एक ठंडी सांस ली, यानी उसका ख्याल गलत नहीं था। लड़की जिंदा तो थी लेकिन गिरफ्तार थी। वो फुर्ती से अपने कमरे में गया, अपनी रिवॉल्वर निकालकर कोट की जेब में रखी और कमरे को ताला लगाकर वहां से रवाना हो गया। नज़दीक के टैक्सी स्टैंड पर पहुंचकर उसने देखा कि लक्ष्मण की टैक्सी वहीं खड़ी हुई थी। उसने राहत की सांस ली और लक्ष्मण को सारी बात बताई कि वो क्या चाहता था। ये काम तो मुश्किल है बाबू साहब, इतना बड़ा शहर है। वो टैक्सी पता नहीं कौन से अड्डे की थी, ऊपर से ड्राइवर भी पता नहीं पक्का था या दिहाड़ी पर टैक्सी चलाने वाला था। विकास ने उसे टोका, देखो लक्ष्मण, काम कितना भी मुश्किल हो और नतीजा पाना कितना भी असंभव, लेकिन हमें इसे करना है। तुम जल्दी से जल्दी इस काम पर लग जाओ। 1000 रुपये में मामला तय हुआ और दोनों टैक्सी पर सवार होकर चल दिए। सबसे पहले वे धोबी नाका क्रीक पहुंचे। नंबर बताकर उन्होंने पता किया तो पता लगा कि टैक्सी उस अड्डे की नहीं थी। फिर उन्होंने बाकी टैक्सी स्टैंडों के चक्कर काटने शुरू किए। हर जगह से इनकार में ही जवाब मिला। कोई उस नंबर की टैक्सी को नहीं पहचानता था। धर्मपुर के टैक्सी स्टैंड पर विकास की किस्मत की गठरी की एक गांठ खुली। जिस टैक्सी की उसे तलाश थी वो उसी अड्डे की थी और ड्राइवर का नाम था तेजपाल। लेकिन फिलहाल अड्डे पर न टैक्सी थी और न ही ड्राइवर। लक्ष्मण ने सुझाव दिया, अब तेजपाल की तलाश में गली गली बाजार बाजार भटकना तो बेकार है। इससे बेहतर होगा कि हम यहीं पर उसका इंतज़ार करें। वो अपने अड्डे पर तो लौटकर आएगा ही, और अगर छुट्टी करके घर चला गया तो कल आएगा। ठीक है। दोनों इंतज़ार करने लगे। शाम को 7 बजे के करीब तेजपाल अपनी टैक्सी के साथ वहां पहुंचा। विकास ने बाज की तरह उस पर झपट्टा मारा और उससे उस नेपाली लड़के के बारे में पूछा। तेजपाल ने कहा, अरे भाई, सोचने दो ज़रा मुझे, आज तो बहुत सारी सवारियां ढोई हैं मैंने, पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। विकास ने उसे लेख बहादुर का हुलिया बताया। वो धोबी नाका क्रीक से तुम्हारी टैक्सी में बैठा था। याद करो तुमने उसे कहाँ उतारा था। कितने बजे की बात होगी ये? करीब 1:45 बजे। अकेला था? हाँ, मेरे ख्याल से एक ऐसा आदमी बैठा तो था मेरी टैक्सी में, लेकिन कहाँ उतारा था मैंने उसे? अरे हाँ, याद आया, मेहता रोड पर उतारा था। मेहता रोड तो बहुत बड़ी है, उस पर किस जगह?
लक्ष्मण ने पूछा। अब इमारत का नंबर तो मुझे नहीं पता भाई, जहाँ सवारी ने मुझे रुकने को कहा मैं रुक गया। विकास तुरंत बोला। अच्छा ठीक है, मेहता रोड पर पहुंचकर तो तुम उस जगह को पहचान सकते हो जहां तुमने उसे उतारा था? उम्मीद तो है कि पहचान लूंगा। तो चलो प्लीज जल्दी चलो। विकास ने लक्ष्मण को विदा कर दिया और तेजपाल की टैक्सी में सवार हो गया। टैक्सी मेहता रोड पर पहुंची। उसने टैक्सी को 2 बार इधर से उधर चलाया और फिर उसे एक जगह पर रोक दिया। वो सामने, उस इमारत के सामने मैंने उस नेपाली को उतारा था, तेजपाल ने कहा। तुमने उसे उसी बिल्डिंग में दाखिल होते देखा था? नहीं, मैंने तो अपना भाड़ा लिया और उसे फुटपाथ पर ही छोड़कर यहाँ से चला गया था। क्या जब तक तुम यहाँ पर थे तब तक उसने उस इमारत की तरफ चलना शुरू कर दिया था? मेरे ख्याल से तो नहीं साहब, लेकिन टैक्सी रोकने के लिए इशारा उसने इसी इमारत की तरफ किया था। अच्छा ठीक है। विकास ने टैक्सी का भाड़ा चुकाया और बाहर निकल आया। ये एक अंधेरी सी 2 मंजिली इमारत थी जिसकी किसी भी खिड़की में से रोशनी नजर नहीं आ रही थी। पता नहीं वहाँ कोई रहता भी था या नहीं। इस बात की भी पूरी संभावना थी कि लेख ने टैक्सी वहाँ रुकवाई हो, लेकिन वो गया किसी और इमारत में हो। विकास ने कुछ देर सोचा, फिर दृढ़ कदमों से सड़क पार करके उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। मुख्य द्वार पर लगी घंटी जब उसने बजाई तो उसका हाथ अपने आप कोट की जेब में पड़े रिवॉल्वर पर सरक गया। दरवाज़ा खुला और एक अनजान चेहरा दरवाजे पर नजर आया। विकास ने सवाल किया, चोपड़ा साहब घर पे हैं? जी हाँ हैं। विकास हड़बड़ा गया। ये जवाब सुनने की उसे उम्मीद नहीं थी। उसने तो वैसे ही एक नाम ले दिया था। उसका असली इरादा तो इमारत के अंदर झांक लेने का था कि भीतर कहीं से कोई सुराग मिल जाए। जी ज़रा बुला दीजिए, ऊपर से उसने कहा। क्या काम है आपको चोपड़ा साहब से? जी उन्हें एक संदेश देना है। आप अंदर आ जाइए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। तुम कौन हो? जी मैं घर का नौकर हूँ साहब। ठीक है। विकास को चौखट पर खड़ा छोड़कर वो आदमी अंदर चला गया। अब वो आराम से इधर उधर ताक झांक कर सकता था। पंजों पर उचक उचक कर वो आसपास के खुले दरवाजे खिड़कियों में से अंदर झांकने लगा। तभी एक नुकीली चीज उसकी पीठ से आकर सट गई। हिलना नहीं, हिले तो गोली पार होगी, ये लेख बहादुर की आवाज़ थी। विकास ने चुपचाप हाथ ऊपर कर दिए और तमंग ने बड़ी ही सफाई से उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। फिर उसकी तलाशी लेकर इस बात की भी पुष्टि की कि उसके पास कोई और हथियार नहीं था। फिर उसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। एक दूसरे दरवाजे से मिसेज सानुमाया तमंग ने वहाँ कदम रखा। जहरीली मुस्कुराहट बिखेरते हुए वो बोली, वेलकम मिस्टर गुप्ता, आपकी होशियारी की तारीफ करनी पड़ेगी। एक बार फिर से आपने ढूंढ लिया हमें। इस बार कैसे किया ये करिश्मा? विकास ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना कहा, जिस आदमी ने दरवाज़ा खोला वो मुझे पहचानता था? पहले नहीं पहचानता था, अभी अभी पहचान करवाई गई थी ताज़ी ताज़ी, जब आप सड़क के पार फुटपाथ पर मंडरा रहे थे। मैं तभी समझ गई थी कि आप अंदर आए बिना मानेंगे नहीं, इसलिए हमने उस आदमी को समझा दिया था कि आप जो भी सवाल करें वो उसके लिए हामी भर दे और फिर आपको यहीं छोड़कर अंदर गायब हो जाए। बढ़िया, तो अब क्या इरादा है आपका मिसेज सानुमाया तमंग? आपको जहन्नुम रसीद कराने का इरादा है। हमने आपके स्वागत के लिए सारा इंतज़ाम पहले से ही किया हुआ है। चलिए। विकास आगे बढ़ा। गलियारे के सिरे पर नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ थीं, जिनके सिरे पर एक स्टील का दरवाज़ा था। रिवॉल्वर से उसकी पीठ में टहोके मारता हुआ लेख उसे स्टील के दरवाजे तक ले गया। वहाँ उसने विकास से ही दरवाज़ा खुलवाया और फिर उसे अंदर धक्का दे दिया। ये कमरा 12x12 के एक घन जैसा बक्सा था, जिसकी छत पर एक बहुत ही कम रोशनी देने वाला बल्ब टिमटिमा रहा था। कमरे के एक कोने में फर्श पर गठरी की तरह नताशा लुढ़की पड़ी थी। माया ने जहरीले स्वर में कहा, ये फ़ोन पर आपको यहाँ का पता नहीं बता पाई थी ना? अब आराम से बैठकर एक दूसरे के सुख दुख की खबर लीजिए और जितने चाहे पते पूछिए। दोनों का आखिरी सफ़र एक साथ ही कटने वाला है। विकास हैरानी से बोला, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? बेटी? किसकी बेटी? कैसी बेटी? ये आपकी बेटी और लेख की सौतेली बहन नहीं है? बिल्कुल नहीं, मेरा इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर कौन है ये लड़की? माया ने अट्टहास करते हुए कहा। हा हा, यानी आप अभी भी 12वें सवाल के सही जवाब की फिराक में हैं। हम आपको मायूस नहीं करेंगे मिस्टर गुप्ता, आपको सही जवाब ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन पहले ज़रा ये जान लीजिए कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आपके साथ क्या बीतने वाली है। आपको अब तक ये तो दिख ही गया होगा कि जिस दरवाजे में आप दाखिल हुए हैं
उसके अलावा इस कोठरी में कोई खिड़की, रोशनदान या झरोखा नहीं है। कोई छोटा मोटा सुराख तक नहीं है यहाँ। और इसका लोहे का दरवाज़ा एकदम वाटरप्रूफ है। अब जरा दरवाजे के ऐन ऊपर छत पर नजर डालिए। वहां दीवार में बाहर की तरफ एक पाइप निकला हुआ है। और मिस्टर गुप्ता, थोड़ी देर के बाद ही इस कोठरी का वाटरप्रूफ दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और उस पाइप में से पानी चालू कर दिया जाएगा। आधे घंटे के अंदर ये सारी कोठरी छत तक पानी से भर जाएगी और यहीं पर आपकी और मेरी उस सो कॉल्ड बेटी की जल समाधि बन जाएगी। लेख बहादुर बोला, वैसे तुम्हें डुबोने लायक पानी यहाँ आधे घंटे से पहले ही जमा हो जाएगा। मेरी ये सौतेली बहन क्योंकि कद में तुमसे छोटी है, इसलिए इसका काम तुमसे पहले ही हो जाएगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारी बहन नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो यही समझती है कि ये माया की बेटी है और इसका बाप माया का पहला पति कोई ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था। गलत समझती है ये। लेख बहादुर ने अपनी जेब से एक तह किया हुआ कागज़ निकाला, जिसे उसने विकास की तरफ उछाल दिया। ये इसका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, जिस पर इसके असली माँ बाप का नाम लिखा हुआ है। ये है वो 12वें सवाल का जवाब, जिसे अपने साथ लेकर मरने की तुम्हें पूरी इजाज़त है। विकास की हैरानी अभी भी कम नहीं हो रही थी। लेकिन ये खुद को माया की बेटी क्यों समझती है? इस बार जवाब माया ने दिया। वो इसलिए समझती है क्योंकि इसके माँ बाप की मौत के बाद मैंने ही इसे पाला पोसा था और नताशा भाग्यश्री देवी का नाम भी मैंने ही दिया था। इसके माँ बाप इसके पैदा होने के 6 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस समय मैं इसकी नर्स हुआ करती थी। इसका असली नाम नताशा हडसन है। इसका बाप वाकई एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था, लेकिन माँ भी एक ब्रिटिश औरत थी। ये बात सुनकर फर्श पर पड़ी नताशा पहली बार बोली, मुझे बहुत खुशी है कि ये डायन मेरी माँ नहीं है और ये राक्षस मेरा भाई नहीं है। लेख और माया दोनों जोर से हंस पड़े। फिर लेख ने विकास से छीने रिवॉल्वर में से 6 की 6 गोलियां निकाली और उन्हें विकास की तरफ उछाल दिया। उसके पीछे ही उसने खाली रिवॉल्वर भी फर्श पर फेंक दी। ये ले, हमारी तरफ से एक और तोहफा। डूबने से डर लगे तो दोनों एक दूसरे को गोली मार लेना। और अब गुड बाय मिस्टर गुप्ता, गुड बाय मिस हडसन। फिर वे दोनों पीछे हटे और लोहे का दरवाज़ा मजबूती से बंद हो गया। विकास ने सबसे पहले नताशा का बर्थ सर्टिफिकेट अपने काबू में किया। तभी ऊपर पाइप में से पानी की मोटी धार नीचे गिरने लगी। नताशा के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकल गई। वो उछलकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। विकास ने कठोर स्वर में कहा, हौसला रखो, यूं घबराने से कुछ नहीं होने वाला। कांपती आवाज़ में नताशा बोली, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और मुझे तैरना भी नहीं आता। अगर तैरना आता तो यहाँ से तैरकर कहाँ जाती तुम? कैसे अपनी जान बचाती? मैं खामोश, मुझे कुछ सोचने दो। विकास ने जल्दी से फर्श से रिवॉल्वर उठाई और 6 गोलियां भी बटोर लीं। फिर उसने गोलियों को रिवॉल्वर में भर दिया और दरवाजे की तरफ रुख करके एक फायर किया। केवल एक बार टन की आवाज़ हुई, उसके अलावा दरवाजे पर खरोंच तक नहीं आई। बाहर से जोर की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। विकास ने दरवाजे से विपरीत दिशा की दीवार पर जमीन से 5 फुट ऊपर एक फायर किया। गोली से दीवार में करीब 1.5 इंच गहरा छेद बन गया। ये देखकर विकास के मन में एक उम्मीद जगी। उसने देखा नताशा का हैंडबैग उसके हाथ में था। क्या तुम्हारे बैग में कोई ऐसी चीज़ है जिससे दीवार खरोंची जा सके? कोई भी तीखी चीज़, कोई पेन या कुछ भी? हाँ है, एक छोटी सी कैंची है और नेल कटर भी है। तो जल्दी से दोनों चीज़ें निकालो और दीवार में ये जो छेद बना है इसको बड़ा करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी, पानी के वहाँ तक पहुँचने से पहले। अगर दीवार की एक ईंट अपनी जगह से निकाल सको तब तो मज़ा ही आ जाएगा। नताशा ने एक पल भी नष्ट नहीं किया और तुरंत छेद वाली दीवार की तरफ लपकी। कोठरी में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो चुका था। विकास ने जल्दी से रिवॉल्वर में से गोलियां निकालीं और रिवॉल्वर को नताशा को थमाता हुआ बोला, ये लो, इसको हथौड़े की तरह इस्तेमाल करके देखो। फिर उसने एक कारतूस को अपने दांतों में दबाकर उमेठा और काफ़ी कोशिश करके उसका ढक्कन उखाड़ लिया। फिर अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और कारतूस को रुमाल पर उल्टा करके ठोका। गोली समेत सारा बारूद रुमाल पर आ गिरा। विकास ने खाली गोली फेंक दी और बारूद संभाल लिया। अब तक पानी टखनों तक आ चुका था। पहले कारतूस की तरह जब तक विकास बाकी के 3 कारतूसों का भी बारूद रुमाल पर ढेर कर पाया, तब तक पानी उसके घुटनों तक पहुंच गया था।
फिर उसने रुमाल को गांठ बांधकर जेब में रखा और नताशा की मदद करने लगा। पानी के 4 फुट ऊंचा हो जाने तक वे दीवार से कोई ईंट तो नहीं उखाड़ सके थे, लेकिन गोली से बना छेद तब तक काफ़ी चौड़ा और गहरा हो चुका था। विकास ने कारतूसों से निकाला सारा बारूद उस छेद में ठूंस दिया और उसके आगे अपने रुमाल को आधा फाड़कर ऐसे ठूंस दिया कि बारूद बाहर ना गिर सके। बाकी रुमाल की उसने एक लंबी धज्जी सी बनाई और जेब से सिगरेट लाइटर निकाल लिया। लाइटर की 3/4 लिक्विड गैस उसने उस धज्जी पर पलट दी और गीली धज्जी को बारूद वाले छेद में रुमाल के नीचे खोंस दिया। अब उस धज्जी का एक हिस्सा छेद से बाहर दीवार के साथ नीचे लटक रहा था। फिर वो नताशा से बोला, तुम दरवाजे के पास पहुंचो और अंदर की तरफ से चिटकनी लगा दो और उसके बाद वहीं दीवार की तरफ मुंह करके उसके साथ सटकर खड़ी हो जाना। तुम क्या करोगे? नताशा ने डरे हुए स्वर में कहा। मैं इस कपड़े की धज्जी को आग लगाऊंगा। उससे क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस प्रकार इससे जो विस्फोट होगा उससे ये दीवार फट जाएगी और हम पानी में डूबने से बच जाएंगे। लेकिन वैसे ये भी हो सकता है कि ये विस्फोट गीला पटाखा ही साबित हो, या फिर वो इतना भयंकर हो कि उसके साथ हमारी भी धज्जियाँ उड़ जाएं। लेकिन डूबकर मरने का इंतज़ार करने से तो कुछ कर गुजर के मरना ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, सही कहते हो। तो ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ। नताशा ने दीवार के पास जाकर गेट की चिटकनी बंद कर दी और विकास ने छेद से नीचे लटकती धज्जी को लाइटर की लौ दिखा दी और फिर घूमकर पानी को चीरता हुआ पूरी ताकत से नताशा की तरफ बढ़ गया। वो उसके करीब पहुंचा ही था कि एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक शोला सा कोठरी में लपका और कोठरी जले हुए बारूद की गंध और धुएं से भर गई। विकास ने महसूस किया कि वो सुरक्षित था। नताशा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ पल बाद जब धुएं के बादल छंटे तो उन्होंने दीवार की तरफ देखा और जो नज़ारा सामने दिखाई दिया उससे उनका दिल बाग बाग हो गया। दीवार में करीब 4 फुट व्यास का छेद हो गया था। पानी उसके निचले किनारे से अभी नीचे था। मार लिया मैदान, चलो, विकास खुशी से चिल्लाया। दोनों दीवार में बने छेद की तरफ लपके। लोहे का दरवाज़ा बाहर से ज़ोर ज़ोर से भड़भड़ाया जा रहा था। उस पर ध्यान दिए बिना वो छेद पर चढ़कर उसके पार निकल गए। आगे पिछवाड़े की गली थी और ऊपर तारों भरा आसमान। गली में सरपट भागते हुए वो निर्विघ्न मेन रोड पर पहुंच गए। वहीं से वे लोग मेहता रोड पर पहुंचे तो उस इमारत के मुख्य द्वार पर भीड़ जमा होती दिखाई दी। तभी दूर कहीं फ्लाइंग स्क्वाड के सायरन की आवाज़ गूंजी। विस्फोट का धमाका सुनकर शायद किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। विकास ने संतोषपूर्ण स्वर में कहा, अब देखते हैं क्या सफाई देते हैं वो दोनों माँ बेटे उस पानी वाले चेंबर की और उसमें हुए विस्फोट की। फिर विकास ने अपनी कलाई घड़ी पर नज़र डाली तो पाया अभी सिर्फ 8:30 बजे थे, यानी 12वें सवाल के जवाब के साथ कुबेर दत्त बंसल के पास पहुंचने के लिए उसके पास अभी वक्त था। अगला अध्याय। विकास 6 करोड़ रुपए की धनराशि का मालिक बन चुका था और ऐसा हो जाने के बाद ही उसने महसूस किया कि उस रकम का उसके लिए कोई इस्तेमाल नहीं था। उस रकम के मुकाबले में वो उस 1.5 लाख की रकम से ज़्यादा खुश था जो उसने और शबनम ने रोशनलाल मेहरा को ठग कर हासिल की थी। मेहता रोड पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही नेपाली माँ बेटा वहां से गायब हो चुके थे। जो नौकर वहां मौजूद था उससे पुलिस हादसे के बारे में कुछ भी जानने में कामयाब नहीं हो सकी थी। क्योंकि ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ था और कोई शिकायत दर्ज करवाने वाला भी नहीं था, इसलिए पुलिस ने केस को वहीं ड्रॉप कर दिया था। नेपाली माँ बेटा फिर दोबारा राजनगर में कभी नहीं दिखाई दिए। नताशा जो बेसहारा रह गई थी, उसने बताया था कि सिंगापुर में उसके कोई रिश्तेदार रहते थे, जहां उसे पहुंचाने का विकास ने पूरा इंतजाम कर दिया था। 12 सवालों का सिलसिला खत्म हो जाने के बाद कुबेर दत्त बंसल ने उसे बताया था कि नेपाली माँ बेटे को हर बार सवाल की एडवांस में खबर कैसे हो जाती थी। उसकी हिदायत पर उसकी सेक्रेटरी सोना उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप करने के लिए हर बार नए कार्बन का इस्तेमाल करती थी। इस तरह से हर कार्बन सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया गया होता था और इसीलिए उस पर से टाइपशुदा इबारत साफ पढ़ी जा सकती थी। वो कार्बन फर्म की रिसेप्शनिस्ट अपने अधिकार में कर लेती थी और उनको आगे लेख बहादुर के पास पहुंचा देती थी, जिसने रिसेप्शनिस्ट को कई तरह के सब्ज़बाग दिखाकर शीशे में उतारा हुआ था। चपरासी किशन मुरारी की ही तरह रिसेप्शनिस्ट को भी फौरन नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन अब ऐसा होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। 12 सवालों का किस्सा खत्म हो चुका था।
6 करोड़ की रकम का वारिस बनना एक बिग न्यूज़ थी, इसलिए विकास ने राजनगर से बोरिया बिस्तर समेट लेने में ही अपना कल्याण समझा था। अखबारों की सुर्खी बनकर लोगों की नज़रों में आने का वो कतई ख्वाहिशमंद नहीं था, क्योंकि 6 करोड़ का मालिक बन जाने के बावजूद अपने ठगी के धंधे से किनारा करने का उसका कोई इरादा नहीं था, जो कि मनोहर लाल के लिए भी एक गुड न्यूज़ थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।